अब क्योंकि हमारे सहयोगियों की वजह से ये हमारा जो कार्यक्रम है वो लगातार संपन्न हो रहा है और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में संभल कैसे आगे बढ़ रहा है उसके लिए इन लोगों की कितनी भागीदारी है इसका भी आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे साथ हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे इस मंच पर। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी, अपना अगला सेशन शुरू करूँगी, जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी मधुलिका सिंह जी को। CEO चंदौसी पब्लिक स्कूल से हैं। मधुलिका जी प्लीज़ आएँ मंच पर, क्योंकि हम अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं उमेश यादव जी को बुलाना चाहूँगी, डायरेक्टर लोहिया कॉन्वेंट स्कूल से हैं। तो स्कूल की क्या हालात हैं और स्कूल में किस तरह से शिक्षा दी जा रही है इसका भी हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूँगी सतीश चंद्र गंगवार जी को, सत्यम एकेडमी प्रिंसिपल हैं। प्लीज़ आइए सतीश जी। और हम अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं और अपने सहयोगी JP जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी। तो चर्चा लगातार चल रही है और आपको बता दें ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर वर्ग से बात करें और हमारा मकसद है, क्योंकि संभल जिले के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये खास कार्यक्रम संभल के चंदौसी से हो रहा है। तो चंदौसी के बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जान रहे हैं। हमारे साथ मधुलिका जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुलिका जी आपका सबसे पहले आपसे ही सवाल, स्कूल चंदौसी पब्लिक स्कूल, ये नाम कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत अलग अलग नाम रख लेते हैं, कोई अपने माँ के नाम पर, कोई अपने पिता के नाम पर, या कुछ भी नाम रख लेते हैं, लेकिन आपने इसी जगह के नाम पर ये नाम रखा, ये ऐसा क्यों हुआ? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं इसको मेंशन करना चाहती थी। जो हमारे फाउंडर मैनेजर थे लेट श्री अजीत कुमार सिंह जी, मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी और उनका विज़न था कि वो ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी से हमें बस ये नहीं है कि हमें सब कुछ मिलता रहे, हमें कुछ रिटर्न भी करना है। तो वो कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि किसी पर्टिकुलर नाम पे, जैसे कि किसी परिवार के जन के नाम पर स्कूल का नाम हो, क्योंकि ये सोसाइटी को डेडिकेटेड है, चंदौसी के लोगों को डेडिकेटेड है, इसलिए इसका नाम हमने चंदौसी पब्लिक स्कूल ही रखा। क्योंकि हर स्कूल ये दावा करता है कि हमारे स्कूल की पढ़ाई बहुत बेस्ट है जी। आप हमसे जुड़िए, अपने बच्चों को देखिए, लेकिन आम लोगों में ये धारणा होती है अरे भाई प्राइवेट स्कूल है तो लूटते हैं जी। लेकिन आपका स्कूल बाकी स्कूलों से अलग क्यों है? जी, तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी बिल्कुल। आपको। जैसे हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे कमरे बनवाते हैं और हम वास्तुकारों के हाथ में दे देते हैं कि सब चीज़ वास्तु के हिसाब से हो। एक कोई कमरा हम खास अपने लिए रोकते हैं, हो सकता है वो अध्ययन के लिए हो, उसमें हम विशेष ध्यान देते हैं। तो जब घर बन के आता है तो वो कमरा अलग चमकता है, बाकी सारे कमरे जो हैं वो अलग थलग हो जाते हैं, वो घर से अलग लगते हैं, वो कमरा आपको दिखेगा। इसी तरीके से जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर हम सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, एक एकेडमिक एक्सीलेंस पे ही अगर हम ध्यान देंगे और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देंगे, तो वो वही हो जाएगा कि बच्चा एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट जो उसका है वो नहीं हो पाएगा। और हमारे स्कूल में हमारी यही अप्रोच रहती है कि हम बैलेंस बना के चलें कि बच्चे का एकेडमिक एक्सीलेंस भी उतना ही अच्छा हो जितना उसका को करिकुलर हो, स्पोर्ट्स हो। इस तरफ हमारी अप्रोच रहती है। हमारी टैगलाइन है नर्चरिंग योर चाइल्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो हम उसी में बिलीव करते हैं। ठीक है उमेश जी, आपकी जर्नी की बात करें, जरा अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे आपकी जर्नी हुई, कैसे इस प्लेटफॉर्म तक आप पहुंचे? देखिए, गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जी। अगर बात करें आज से 20 साल पहले की, तो वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही, यानी स्कूल वगैरह की व्यवस्था वहाँ नहीं थी जी। तो हमारे स्कूल के जो फाउंडर हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जुगल किशोर डिग्री कॉलेज गवा में खोला जी। और हमारे फाउंडर हैं, यहीं पर उपस्थित हैं, माननीय पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू यादव जी। उनसे लोग, कुछ गमा के क्षेत्र के लोग आए कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, तो लड़कियों को पढ़ाई की शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो 2005 में की। तो सबसे पहले मैं वहीं पर डायरेक्टर था। वहाँ से स्कूल खोलने से वहाँ के बच्चों को जो
12th के बाद जो शिक्षा नहीं मिल पाती थी, बहुत दूर जाना पड़ता था, तो लड़कियों को भेजना पसंद नहीं करते हैं लोग, तो उनको शिक्षा मिली वहाँ पर। फिर उसके बाद में लोहिया कॉन्वेंट स्कूल की मैं बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से केवल एक ही स्कूल था जो यारा फर्टिलाइज़र के अंदर है। तो उस समय माननीय मंत्री जी विधायक नहीं थे, तो उनके पास ज़्यादातर सिफारिश आती थी कि उनकी माताजी विधायक रही हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, राजनीतिक परिवार रहा है, कि हमारा एडमिशन TCL में करा दीजिए, DAV में। अब वो जाते थे सिफारिश करने के लिए, लेकिन सभी बच्चों का तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात से परेशान होकर के उनके मन में आया कि मैं क्यों ना एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल एक अच्छा खोल दिया जाए यहाँ पर, तो उससे बहुत सारे बच्चों को समस्या का समाधान यहाँ हो जाए और अच्छी शिक्षा मिले। फिर लोहिया कॉन्वेंट स्कूल हमने खोला, तो वहाँ पर पहली बार में ही क्षेत्र की जनता इतना बड़ा विश्वास करती है कि केवल 6 क्लास तक हमने चलाया और पहली बार में ही कम से कम 800 एडमिशन्स हुए। ये भरोसा क्यों बढ़ा? आपने कहा कि क्षेत्र की जनता जैसे उन्होंने बताया कि चंदौसी पब्लिक स्कूल इसलिए बाकी स्कूलों से जुदा है, तो लोहिया कॉन्वेंट स्कूल पर भरोसा क्यों बढ़ा? फर्स्ट टाइम तो अब नाम से भरोसा नहीं हुआ, वो केवल एक पर्सन को देख करके नाम हुआ, जो अजीत कुमार राजू यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। उनकी बात का भरोसा करते हैं लोग। उन्होंने विश्वास किया कि जैसे डिग्री कॉलेज में शिक्षा दी है उसी तरह से ये स्कूल खोला है, तो यहाँ भी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाएगी। जब 800 बच्चों का एडमिशन हुआ तो बहुत दूर तक से बच्चों का एडमिशन हुआ। फिर उनके मन में ख्याल आया कि 30 किलोमीटर दूर तक के बच्चे आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए हमने जुनावई एक पड़ता है, बिल्कुल गांव है, वहाँ पर JKET कॉन्वेंट स्कूल की व्यवस्था करी, जो CBSE से एफिलेटेड है 12th तक, केवल बच्चों के आने जाने की व्यवस्था को देखते हुए। तो ये मेरी जर्नी रही है। आज हम लोहिया कॉन्वेंट स्कूल, JKT कॉन्वेंट स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ, उसको अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और पेरेंट्स का भरोसा भी जीत रहे हैं। सतीश जी, सत्यम अकेडमी आप चलाते हैं, सत्यम अकेडमी के बारे में जरा बताइए और क्या कुछ है इस अकेडमी का खास? एक्चुअली में ये एकेडमी जो थी, बहुत पहले तो यहाँ पर सबसे पहले जो एजुकेशन का था ये का जी स्कूल, और वो इस टाइप से कई स्कूल्स के एक आज भी लोगों से पूछो तो सत्यम अकेडमी क्यों नहीं जानते हैं, तो कई स्कूलों से कई जगह से इनका एप्लीकेशन रहा। लेकिन 2013 में जब ये आए, उस समय मैं नहीं था, मैं तो 2018 में आया, तो 2013 में फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो बहुत पैसा दे देते हैं इनको जो फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो उसको हम क्यों ना इसको अपने यूज़ कर लें और एक अपने आप से चलाएं। तो फिर बेसिक से एप्लीकेशन ली। 2018 में मैं आया तो मैंने फिर 10th की एप्लीकेशन ली। 10th के बाद में अब हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 12th स्कूल है, और मैं लास्ट ईयर एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दे चुका हूँ, और पूरा होलिस्टिक और पूरा डेवलपमेंट पे हमारा फोकस रहता है, और एक कोशिश हमारी रहती है कि नहीं, हम बहुत एक अच्छा करके दें। 2018 में जब मैं आया था यहाँ चंदौसी में, चंदौसी के लोग हैं और आपके मंच से अगर ये पहुँच जाए तो मैं समझता हूँ कि चंदौसी के लोगों के लिए और चंदौसी के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं एक विज़न लेकर के आया था कि चंदौसी में एक न्यू सत्यम एकेडमी, एक ऐसा स्कूल मैं स्थापित करूँ कि जिसमें कोई भी बच्चा ट्यूशन ना पढ़े। लेकिन यहाँ का कुछ एक पैटर्न है, मैं सक्सेस नहीं हो पाया अभी तक, कि लोगों की सोच है कि नहीं ट्यूशन में ही सारा कुछ हो सकता है, तो इसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट और पूरा मैं जानता भी हूँ, क्योंकि मैं CBSE का रिसोर्स पर्सन भी हूँ। एक भरोसे की बात होती है, क्योंकि आप लोग तीनों एजुकेशन से जुड़े हैं। एक भरोसा बहुत ज़रूरी होता है, आपका भरोसा, फिर आपकी मेहनत कि हमसे आप जुड़े। तो सत्यम अकेडमी से जुड़े लोग, उसके लिए आप हमारे मंच से क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए एक तो मैं पेरेंट्स को कहीं पर कोई भी चीज़ हो हमारे यहाँ, सपोज कर लीजिए अभी जैसे अब 10th का अभी 9th का LOC चल रहा, तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस चलता है, हर एक चीज़ में एक प्रोसेस चलता है कि हाँ इसमें ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर गलत है, यहाँ पे गलत है। अभी तक 2019 से हमारा स्कूल चल रहा है, एफिलिएटेड है, और अभी तक एक सिंगल स्टूडेंट्स का भी बोर्ड से कोई नेम मिस्टेक नहीं हुई, किसी की DOB गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस हम करते हैं पेरेंट्स को कि ये। दूसरा हम क्या करते हैं कि एक एक बच्चे को, आज भी हमारे यहाँ 10th और 12th के बच्चे, कुछ बच्चों की जो अटेंडेंस आर्ट थी
मैं अभी मिल के आ रहा था आपका प्रोग्राम, वो मैं छोड़ के भी आया पेरेंट्स को, तो उनको मतलब एक रहता है कि भाई क्यों आपको भेजना है, तो पेरेंट्स से जुड़े रहना। एक बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं एक एक बच्चे की अपने जानता हूँ, उसको देख करके शकल, नाम भले ही ना याद हो, लेकिन मैं शकल देख लूँगा तो हाँ बच्चे की उसको जान रहा हूँ कि मैं ये इस बच्चे में कमी है, ये अच्छाई है। तो ये एक जुड़े रहना, इसलिए एक बच्चे का, एक हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल जिसे कहना चाहिए, वो हम ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, ये मधुलिका बहुत जी, एक सवाल मेरा आपसे, टीचर ही बनना था या कुछ और बनना था? ये आपके स्कूल से अलग है मेरा, या ये था कि नहीं जो शिक्षा की बनना है, या परिवार का प्रेशर था? वैसे सर मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सीईओ हूँ स्कूल में और मैनेजमेंट में हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, सो मेरा स्कोप तो कुछ और ही था, लेकिन शादी के बाद यहाँ, इसी पेशे में क्यों जुड़ना था? हाँ शादी के बाद इधर आई। मैंने इसलिए देखा कि आप मुंबई भी जा सकती थी। थैंक यू। तो शादी के बाद जब यहाँ आए तो यहाँ पर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और फिर देखा कि जब अपना ही कुछ ऐसा करने को मिल रहा है एजुकेशन के सेक्टर में, अगर मैं कुछ अपना योगदान दे सकती हूँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो मैंने फिर इसमें अपना 100% देने की कोशिश की। और जैसे अभी आपने सर से भी पूछा, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको भरोसा तभी मिलता है जब आपको ये लगता है कि आपको एक पर्सनल अटेंशन मिल रही है। तो कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उसका विजन क्या है अपने बच्चे को लेकर। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलते हैं स्कूल में, और हर बच्चे में कुछ यूनिक होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सारे बच्चे एक से हैं तो सबको एक तरह ही लेकर चलना है। तो जो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, जिस तरह से NEP 2020 आया है, तो वो बिल्कुल एक लैंडमार्क रिफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही अच्छा कदम है ये, कि बिल्कुल जो हम सोचते थे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते थे कई बार, क्योंकि पेरेंट्स की अप्रोच यहाँ पे ये रहती है कि नहीं होमवर्क होना चाहिए, हमारे बच्चों को ज़्यादा ये जो रोट लर्निंग होती है, क्योंकि पुराना समय वही था तो अभी भी पेरेंट्स वही चाहते हैं। लेकिन हमने ये एक शिफ्ट किया है, एक रिफ्रेशिंग शिफ्ट किया है कि नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो अब पेरेंट्स भी कन्विंस हो रहे हैं। जो बच्चा 3.5 साल का है, वो जब हमारे स्कूल से, हम एक नया स्कूल भी ओपन कर रहे हैं, ये अप टू 8th है, हमने उसका MOU भी साइन कर लिया है यूपी गवर्नमेंट के साथ, तो वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी अप टू 12th। तो वहाँ पे जब बच्चा मेरे पास 3.5 साल का आए और जब वो जाए 12-13 साल बाद, तो उसकी फ्यूचर रेडी है क्या वो बच्चा? तो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग लर्निंग होनी चाहिए अभी, और आज से 12-13 साल बाद क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच होगी, तभी पेरेंट्स का भरोसा मिलेगा हमें। लेकिन मैम कंपटीशन बहुत है, क्योंकि अभी भी देख लीजिए 3 स्कूल हैं और बहुत सारे स्कूल्स हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि कौन से स्कूल को सिलेक्ट किया जाए। पहले तो जैसा, क्योंकि आपने पहले का जिक्र किया, तो पहले तो ये प्रायोरिटी रहती थी कि पास में है स्कूल, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया। लेकिन अब पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि ठीक है थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लेकिन बच्चे की जो ग्रोथ है, जो ग्रोइंग स्टेज है, वहाँ पे उसकी पढ़ाई अच्छी हो। तो कंपटीशन जितना है उसको कैसे फिर आप बीट कर पाती हैं? मैम मैं ये मानती हूँ कि अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा तो आप फिर ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, पहले यहाँ पर जो पुराने स्कूल्स थे तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो वहीं एडमिशन होता था। अब जितने अच्छे अच्छे स्कूल्स आगे आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको अपने बच्चे को कहाँ भेजना है। और जब तक कॉम्पिटिशन्स नहीं होगा तो हम लोग आपस में कैसे फाइट करेंगे आगे जाने के लिए? एक मेरा और एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हर पेरेंट्स का है, ऐसी चीज़ें आप फेस करती हैं? कोई पेरेंट्स की शिकायत है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है, हालांकि रोकना उनकी जिम्मेदारी है, बच्चा गाली देता है, तो ये एक कहते हैं कि हम बच्चों को संस्कार देना हालांकि माँ बाप का है, लेकिन स्कूल का एक डर होता है, टीचर का एक डर होता है। आप उस चीज़ पर फोकस कर पा रही हैं अपने स्कूल के अंदर? सर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है PTMs में कि बच्चा घर जाता है और मोबाइल देखना शुरू कर देता है, ये सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है, और हम अपने घरों में भी देखते हैं। तो सर ये जो आपने कहा ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ नहीं, हमें उसे वैल्यूज़ भी देनी है। क्योंकि एक बात होती है बच्चा लिटरेट है, और एक बात है कि बच्चा एजुकेटेड है। तो आपने उसको किताबी पढ़ाई करा, लेकिन क्या वो बच्चा मतलब सोशली इतना वेल स्किल्ड है कि वो आगे चल के सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करेगा? अगर आप उसको कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, आप, ये सब आपकी स्कूलिंग है। तो सर हमारा ध्यान तो पूरा इसी तरफ रहता है कि अगर हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट मिलती है तो ऑब्वियसली उस बच्चे पर स्पेशली ध्यान भी दिया जाता है, और एक काउंसलिंग भी बच्चों की की जाती है इससे रिलेटेड कि अगर आप उनको कुछ इस तरह का वर्क दें कि वो मोबाइल से हट के, जब तक आप उन्हें वर्क नहीं देंगे, वो बिजी नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली मोबाइल देखेंगे। उमेश जी, क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा कि ट्यूशन ना पढ़ें बच्चे,
इस पर उनका जोर रहा। लेकिन आजकल का जो कंपटीशन है, पहले 70% या फर्स्ट डिवीज़न आती थी, लोग उसमें सेटिस्फाई होते थे। आजकल के बच्चे तो 97 98 लाते हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं होते। इवन शायद मे बी पेरेंट्स भी ना ही होते हो, कुछ होते भी होंगे। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऐसे स्कूल में आप फिर क्या ऐसे टिप्स देते हैं कि इतना बर्डन भी ना हो बच्चों को, क्योंकि आजकल ग्रेड्स के सिस्टम आ गए हैं और बहुत सारे जो बोर्ड्स भी हैं वो भी आ गए हैं, बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, मतलब पढ़ाई का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज है। तो कैसे आप बच्चों के बर्डन्स को कम करते हैं? बच्चे के बर्डन्स के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए तो एक्टिविटी बेस्ड सब आ गया है, लेकिन उसमें भी जैसे मैम ने कहा कि उसमें सफलता पूरी तरह से स्कूल वालों को मिल नहीं पा रही है, क्योंकि पेरेंट्स की यही इच्छा रहती है कि जो 3 साल का बच्चा जो प्री प्राइमरी क्लासेस में आ रहा है कि उसके लिए भी होमवर्क जाना चाहिए। अगर कॉपी में होमवर्क नहीं है तो वो समझते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई है उसमें। तो वर्क अब बोर्ड क्लासेस में आ जाएं तो वहाँ तो सिलेबस CBSE ऑलरेडी रिड्यूस भी करती जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर पूरा सिलेबस पूरे स्कूल में होता है अच्छे से, ट्यूशन पढ़ने की कोई नीड नहीं है जैसे सर ने कहा। लेकिन एक है यहाँ पर, कुछ बच्चों में है, कुछ पेरेंट्स में भी है, क्योंकि वो घर पर नहीं पढ़ पाते, तो कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि जो घर नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम ट्यूशन में ही पढ़ेगा, तो वो ट्यूशन लगाना एक फैशन भी हो गया है। देखिए सर, ये भी है ना कि मेरा सवाल ये भी है कि 99 और 98% का ये इसलिए जिक्र किया क्योंकि स्कूल भी बताता है कि हमारा ये बच्चा जैसे रिजल्ट आता है, 10th और 12th का रिजल्ट आता है, तो स्कूल भी बाकायदा तैयारी करता है और बताता है कि भाई हमारे स्कूल का बच्चा है, इसने 98% लाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अच्छे परसेंट ला सके जिससे स्कूल का भी नाम हो। तो ऐसे में बर्डन दोनों तरफ से होता है, स्कूल का भी नाम हो, परसेंट भी हो, पेरेंट्स का भी दबाव है और कंपटीशन ऑलरेडी टफ है। देखिए, दबाव कहेंगे नहीं, अगर स्टार्टिंग से लेके आप चलेंगे ना बच्चों को एक ईमानदारी से, इसमें स्कूलों की भी भूमिका आ जाती है कि अगर ईमानदारी से हम पढ़ाई कराते रहें और ईमानदारी से एग्ज़ाम भी करा दें तो बच्चा अपने आप से लेके आता है। लेकिन ये एक ऐसा नहीं है कि 10th में बच्चे ने बोर्ड में एडमिशन लिया तो वहीं पर हम इतना प्रेशर बना दें वो 90 अबव चला जाए, इम्पॉसिबल है। जब स्टार्टिंग से हम लोग लेकर के चलते हैं तो अच्छा रिजल्ट बनता है, और जब रिजल्ट बनता है तो पेपरों में भी सबके फोटो छपते हैं। ठीक है, क्योंकि सत्यम अकेडमी की बात करें तो उसका विजन क्या लेकर चल रहे हैं भविष्य में, और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कुछ बदलाव हुआ, और हमारे मंच के जरिए सरकार से आप क्या चाहते हैं कि भाई इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? सरकार से सबसे पहले तो ये है कि चीज़ें सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट थोप देती है हम लोगों के ऊपर, और प्राइवेट स्कूल्स को हम लोगों को बहुत ही मैंने देखा है माइक थोड़ा ऊपर बहुत ही हीन दशा से देखा जाता है ये प्राइवेट स्कूल के टीचर। अभी एक डिस्ट्रिक्ट संभल में एक हुआ था, 33 स्कूल्स के ऊपर जो है केवल NCERT की बुक्स के लिए 1-1 लाख का जुर्माना दिया गया। उसमें एक मैं भी था और सारे CBSE की स्कूल्स थे, उन्होंने सभी ने भरा। लेकिन अब मैं आपके इसके माध्यम से मैं सरकार को ये चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या NCERT की बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट? सम सब्जेक्ट्स आर देयर की विच आर नॉट अवेलेबल टिल नाउ। तो क्या अभी तक हम उन सब्जेक्ट्स के क्या पढ़ाई शुरू ना कराएं? क्या हमें वो वहाँ तक अभी तक रहने देना चाहिए? तो हमारी सरकार ने, हमारे DM साहब ने बहुत काबिल हैं और बहुत अच्छे विजन है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, मार्केट की चीज़ों को समझा नहीं कि क्या मार्केट में एक्चुअली वो चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। अभी आप मार्केट में देखिएगा 8 की साइंस की बुक्स आपको बहुत मुश्किल से ही मिल पाएगी, NCERT की बुक्स नहीं मिलेगी, 8 की बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस की नहीं मिलेगी। ऑनलाइन भी अभी शायद हो सकता है 15 डेज बिफोर अवेलेबल नहीं थी, और जो थी भी वो अमेजन पे अवेलेबल थी, और CBSE ने बाकायदा NCERT ने अमेजन का लिंक दे रखा था। तो क्यों? तो ये चीज़ गवर्नमेंट को एक देखनी चाहिए, हमारे ऊपर इस टाइप से नियम नहीं थोपने चाहिए, ये मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। दूसरा, रही बात विजन की, मैं एक हमारा बहुत ही एक होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के वाला एक स्कूल विद इन 10 ईयर्स में लगभग हमारा एक स्कूल होगा जहां हम, और रखते भी हैं, हम बच्चे को स्पोर्ट में भी ले जाते हैं और हमारा बच्चा खेलता भी है। हमारे यहाँ अकेडमी भी स्पोर्ट की भी अच्छी हमने ये बहुत बनाई अच्छी हुई बात है, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ अगर स्पोर्ट्स आप जोड़ते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ता है। और कई जगह मैंने देखा है, क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन हूँ, ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ, लोगों ने बिल्डिंग्स बहुत बहुत अच्छी बना रखी है, लोगों के पास सामान है, लेकिन वहाँ यूज नहीं होता है।
हमारे यहाँ अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक का भी बड़ा यूज होता है जी। और पर वीक में हमने मतलब बच्चों के लिए एक एक पीरियड उनको एक अवेलेबल कराया है, वो म्यूजिक के लिए जाते हैं। सेम टाइप से लाइब्रेरी का हमने कराया है कि वो उनको पढ़ने की एक हैबिट बने, तो वो लाइब्रेरी का एक उनका पीरियड दिया जाता है। सेम टाइप से गेम का पर डे उनको एक पीरियड दिया जाता है, मतलब दिया जाता है जी। और चाहे वो हमारे यहाँ एक इंडोर गेम्स के लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा हमारा बना हुआ है इंडोर गेम के लिए भी। जी। तो सारी चीज़ों को हम कराते हैं और एकेडमिक तो कराते ही कराते हैं। चलिए मैम जल्दी से, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक ये आपने विजन तो बताया कि अब एक और नया स्कूल खोल रहे हैं, यानी तरक्की की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। एक बड़ा सवाल, EWS वो बच्चे आते हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल किंतु परंतु क्यों करता है? सर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो अभी हमारी NEP 2020 आई है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, ये पॉइंट आया है। और अब चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना संवरता संभल, तो संवर रहा है, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, उसको भी हम डील करते हैं। और आगे आने वाले स्कूल में हम इन चीज़ों को बिल्कुल माइंड में लेकर चल रहे हैं कि जो भी नीड ऑफ द आवर है उसको लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। EWS पर आपने जवाब नहीं, मैं आपसे एक बार, लोहिया कॉन्वेंट, क्या EWS बच्चे जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, सरकार भी कहती है कि उनको देना है, एडमिशन देना है, उस पर गोलमाल चीज़ें क्यों होती हैं? ये तो डिस्ट्रिक्ट की लेवल से लिस्ट दी जाती है स्कूलों को। हाँ। और हमारे यहाँ पर एडमिशन एवरी ईयर होता भी है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उसमें जो असल में जो गरीब हैं उन लोगों के लिए लाभ कम मिल पा रहा है। कुछ लोग जो एक्टिव हैं, जो यानी घूमते फिरते हुए हैं, जिनके पास पैसा भी है, लेकिन वो बच्चे अपना किसी न किसी तरीके से लिस्ट में नाम डलवा लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो हम जानते हैं उनको कि ये पैसे वाले लोग हैं, लेकिन गरीब लोगों को मिलना चाहिए। हर स्कूल में है, हर स्कूल के पास है, ये सीटें रिजर्व हैं और कोई मना नहीं करता है मेरे ख्याल से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को, आपके भविष्य की शुभकामनाएं। एक स्कूल के बाद दूसरा स्कूल मैडम बना ही नहीं, आप भी बनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और स्कूल के बारे में आपने बताया।